नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्रीलिम्स 2024 के करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिछले वर्ष यानी कि अगस्त 2023 जो ये माह था, इसमें जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से जुड़े हुए जो टॉपिक सुर्खियों में थे, उन पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इन पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी उदाहरण के तौर पे लेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अगस्त माह में यानी कि पिछले वर्ष के अगस्त माह में चर्चा में थे। उनमें अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक हम लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष। ठीक है, तो ये जो फंड बना था ये सुर्खियों में था। क्यों सुर्खियों में था? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं जो समिट हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसी में क्या है कि ये कह सकते हैं कि वैश्विक जैव विविधता जो फ्रेमवर्क कोष है इसकी शुरुआत की गई और इसके बाद से ये चर्चा में बना हुआ था। अब बात करें कि आखिर किस उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया था, तो इसके उद्देश्य की बात करें तो जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, इस कार्यक्रम हेतु क्या है कि वित्त पोषण किया जा सके और यही नहीं, जो वर्ष 2030 तक जैव विविधता और सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में भी एक पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है। अगर हम इसके गवर्निंग बॉडी के रूप में देखें कि आखिर ये कैसे रेगुलेट होगा, तो इस फंड की बात करें तो इस फंड में जो इसके परिषद में सदस्य देश हैं वही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें अगर बात करें तो जो विकासशील देश हैं उनमें से 16 इसके सदस्य हैं, विकसित देशों में से 14 इसके सदस्य हैं और मध्य और पूर्वी यूरोप और इसी के साथ जो पूर्व सोवियत संघ है, इन देशों से क्या है कि 2 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परिषद के जो निर्णय होंगे वो सबकी सहमति से लिए जाएंगे और ये जो पूरा कोष है इसके ट्रस्टी के रूप में क्या है कि विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसको भी आमंत्रित किया जाएगा। इसमें अगर बात करें कि ये जो फंड है इसके प्रमुख वित्त पोषण के आखिर सोर्स क्या है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो विभिन्न सरकारें हैं इनके द्वारा इसमें फंड जनरेट किया जाएगा। जो अलग अलग दान के माध्यम से जो फंड प्राप्त होगा उसके द्वारा किया जाएगा। जो विभिन्न निजी क्षेत्र हैं वो भी इसमें सहयोग करेंगे और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न वित्तीय संस्थान हैं वो भी क्या करेंगे, इसको फंड प्रदान करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने देख लिया। अगर हम बात करें कि ये जो फंड निर्मित किया गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, वित्त पोषण का एक नया सोर्स जनरेट होगा। देशज लोगों की भागीदारी को लेकर कह सकते हैं प्रतिबद्धता पहले से और मजबूत होगी। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप क्या करेगा, ये कार्य करेगा। अब इसमें एक चीज़ और भी देख सकते हैं, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इससे जुड़े हुए भी जो इन्फॉर्मेशन है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, आखिर इसका मुख्यालय क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो जो लक्ष्य है वो महत्वपूर्ण है। तो वैश्विक स्तर पे पर्यावरण हेतु जो भी हितकारी पहले हैं उनको साकार करना और इसमें जो कार्यान्वयन हेतु जो एजेंसियां हैं अगर उनकी बात करें तो इसमें वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा यूएनडीपी है, यूएनईपी है और इसमें अगर बात करें कि आखिर कितने देश इसके मेंबर हैं तो इसमें भारत भी मेंबर है। उसके साथ जो कुल देशों की संख्या है वो 185 है। अब इसी टॉपिक पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही के चर्चा में रहा वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष जो ये फंड बनाया गया, इसके संदर्भ में दिए गए कथन है। पहला कथन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं सभा में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की शुरुआत की गई। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषित करना है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि ये जो फंड है इसके ट्रस्टी के रूप में विश्व बैंक को आमंत्रित किया जाएगा। ये भी सही है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत नहीं है। तो देखिए तीनों कथन क्या है, सही है। तो इस आधार पे जो आपका सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है वाटर ट्रेडिंग से। ये टर्मिनोलॉजी चर्चा में थी पिछले वर्ष के अगस्त माह में। क्यों थी?
तो जो उपचारित अपशिष्ट जल है उसके संदर्भ में ये सुर्खियों में थी, क्योंकि नीति आयोग ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग जो मैकेनिज्म है इस पर एक दस्तावेज जारी किया। अगर हम बात करें कि आखिर वाटर ट्रेडिंग होता क्या है, तो इसके द्वारा क्या है कि जल को सार्वजनिक एसेट मानने के बजाय क्या है कि इसको एक कमोडिटी एसेट के रूप में क्या किया जाता है, मान्यता प्रदान किया जाता है। और अगर बात करें कि आखिर इसके कंपोनेंट कौन होंगे, तो जिसके द्वारा क्या होगा कि इसको और बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसमें जल का स्वामित्व शामिल है, जल का अधिकार दिया जाएगा, जल का पुनः उपयोग संबंधित जो सर्टिफिकेट हैं उनको भी प्रदान किया जाएगा। तो ये बातें कही गई हैं। इसमें अगर हम बात करें कि आखिर जो उपचारित अपशिष्ट जल है इसके पुनः उपयोग की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, तो देखिए इसके कई सारे कारण हैं। जैसे जो अर्बनाइजेशन है, जो नगरीकरण है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उस कारण से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। जो वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्पैरिटी है, अनइक्वलिटी है, असमानता है, उसके कारण से भी हो रही है। और जल प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण। यही नहीं, वाटर जो पोल्यूशन है उसके कारण भी क्या है कि इस तरह के कह सकते हैं कि एक्टिविटी की आवश्यकता महसूस हो रही है। जल की कमी को निपटने में क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। भारतीय कृषि में जल उपयोग की दक्षता को और क्या है बढ़ाना है, उसमें उपयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर कौन से कंसर्न है, कौन सी चुनौतियां हैं, तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है कि आखिर इसमें प्राइस का कैसे निर्धारण होगा। यही नहीं, भंडारण संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है वो भी एक महत्वपूर्ण चिंता है। मांग का पता लगाना कि आखिर किस क्षेत्र में कितना डिमांड है और कितना डेवलप किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है। आपूर्ति संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मूलभूत मानव अधिकार के रूप में जल से संबंधित जो भी चिंताएं हैं वो भी क्या है महत्वपूर्ण है। तो ये बातें कही गई हैं। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। वाटर ट्रेडिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 2023 में नीति आयोग ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म पर एक दस्तावेज जारी किया। दूसरा कथन है कि वाटर ट्रेडिंग के माध्यम से जल को सार्वजनिक वस्तु मानने के बजाय कमोडिटी वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान करना। तो दोनों कथन आपके क्या है, सही है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, तो ये आपको दिया जा रहा है। दोनों कथन क्या है, सही है। इस आधार पे आप सही विकल्प चुन सकते हैं। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। ये कह रहा है ज्वारी ऊर्जा। तो ये भी कह सकते हैं जो कंसेप्ट है, जो ऊर्जा का एक फॉर्म है, ये पिछले वर्ष के अगस्त माह में सुर्खियों में था। क्यों था, तो पिछले वर्ष ऊर्जा संबंधी जो भी संसदीय स्थायी समिति है उसके द्वारा भारत में ज्वारी ऊर्जा के विकास पर खासकर एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके बाद से क्या है कि ज्वारी ऊर्जा की चर्चा होने लगी। अगर हम बात करें कि जो ज्वारी ऊर्जा है इससे संबंध में अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की चर्चा करें तो जो महासागरीय ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं उनमें क्या है कि ज्वारी ऊर्जा भी एक प्रकार है। जैसे अगर बात करें तो महासागर के अंतर्गत जो ऊर्जा के फॉर्म हैं उनमें क्या है कि वेव एनर्जी है, या ये भी कह सकते हैं कि ओशियन थर्मल एनर्जी है, वैसे क्या है कि टाइडल एनर्जी है। तो ये क्या है कि ये कुछ एनर्जी के फॉर्म है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भारत में ज्वारी और तरंग ऊर्जा की जो ओवरऑल कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसकी अगर बात करें तो जो ज्वारी क्षमता है वो 12,455 मेगावाट की है, जबकि जो कह सकते हैं तरंग ऊर्जा की जो क्षमता है वो 43,300 मेगावाट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में कौन से क्षेत्र है जहां से ऊर्जा का ये जो प्रकार है इसको उत्पादित किया जा सकता है, या वहां क्या है कि ये क्षमता विकसित की जाती है, तो इसमें देखेंगे कि जो भारत में क्या है कि जो खंभात की खाड़ी है वहां पर आएंगे, ये गुजरात वाला जो कच्छ का रीजन है यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जो पाक की खाड़ी है साउथ में आएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि जो पाक स्टेट है श्रीलंका और ये तमिलनाडु के बीच में जो पाक स्टेट है वो भी क्षेत्र इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर इधर आएंगे तो वेस्ट बंगाल, यानी कि जो बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ भी ये क्षेत्र क्या है कि अगर हम इसको देखें तो ये ज्वारी
तरंग ऊर्जा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ज्वारीय ऊर्जा है आखिर ये होती क्या है, तो मूल रूप से जो पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा है, इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, आपसी जो संपर्क है, उनके कारण एक तरह का प्राकृतिक उत्थान पतन होता है। यानी जल में क्या है, एक प्रवाह उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोला जाता है, ज्वारीय ऊर्जा बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर बात करें ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मुख्य रूप से 3 तरीके इसमें माने जाते हैं। पहला है ज्वारीय बैराज, ज्वारीय लैगून और ज्वारीय धारा। ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें अगर बात करें कि इसका महत्व आखिर क्यों है, तो अपने देश में क्या है कि जीवाश्म जो ईंधन है उसका जो सोर्स है, जो भंडार है, वो सीमित है। और भारत में क्या है कि अधिकतम जो कह सकते हैं निर्भरता है वो जीवाश्म ईंधन पे है। इस कारण से क्या है कि अगर कोई एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत विकसित होता है और इसके द्वारा क्या हो सकता है कि जो हमारी आत्मनिर्भरता या कह सकते हैं कि जीवाश्म पर जो निर्भरता है वो पहले की अपेक्षा कम हो सकती है। यही नहीं, ज्वारीय ऊर्जा के संग्रहण रूपांतरण से भी क्या है कि भारत की जो तटरेखा है वो पहले की अपेक्षा क्या हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है। तो ये इसके महत्व हैं। इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के द्वारा भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा की क्षमता लगभग 12,455 मेगावाट है। तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण जो ज्वार के प्राकृतिक उत्थान और पतन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो होती है उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य नहीं है। तो देखिए तीनों ही कथन क्या है, ये सही है। तो इसके आधार पर जो सही विकल्प होगा आपका वो होगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है ये है फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है जो किससे जुड़ा है, तो ये बाढ़ से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है। ये क्या है कि पिछले वर्ष यानी कि अगस्त माह में 17 अगस्त 2023 को केंद्रीय जल आयोग के द्वारा ये एप्लीकेशन क्या है लॉन्च किया गया। उसके बाद से ये एप्लीकेशन सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों खास है ये फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन? अगर इसकी बात करें कि किस उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण है, तो ये क्या है कि बहुत सारे बाढ़ से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्रसारित करने के लिए क्या है एक मोबाइल फ़ोन का उपयोग करेगा, यानी कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके अलावा यह एप्लीकेशन राज्यवार यानी स्टेट वाइज अलग अलग राज्यों के अनुसार बेसिनवार बाढ़ की सूचना 24 घंटे तक या बाढ़ सलाह 7 दिनों तक पूर्वानुमान प्रदान करेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस ऐप में पठनी और ऑडियो यानी कि इसमें रीडिंग और इसी के अलावा क्या है कि साउंड प्रसारण में सूचना प्राप्त होगी। यानी क्या है कि इसमें टेक्स्ट और दूसरा साउंड दोनों माध्यम से क्या है कि सूचनाएं प्रदान की जाएंगी जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्लड वॉच जो ऐप है ये सटीक और समय पर बाढ़ की पूर्वानुमान सूचना प्रस्तुत करेगा। और इसके लिए क्या है कि इसमें विशेष उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया। जैसे अगर बात करें तो जो सैटेलाइट बेस्ड जो डेटा एनालिसिस है उसका उपयोग किया जा रहा है। इसमें गणितीय मॉडलिंग का उपयोग किया जा रहा है। वास्तविक समय की जो निगरानी होती है कह सकते हैं रियल टाइम जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जल आयोग है उसके बारे में कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जल आयोग की जो स्थापना है यानी केंद्रीय जल आयोग की जो स्थापना है वो वर्ष 1945 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये भारत का जल संसाधन क्षेत्र के कह सकते हैं कि उसमें एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। यह क्या है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत रेगुलेट होता है। और इसका जो कह सकते हैं जो मेन अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार का पदेन जो
सेक्रेटरी है, जो सचिव है वो होता है। तो ये हमने देख लिया। ये क्या है कि रीजनल ऑफिस ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन, ये अलग अलग देश के विभिन्न जगहों पे क्या है कि ये इसके कह सकते हैं कि ऑफिस बनाए गए हैं, मुख्यालय बनाए गए हैं। तो ये हमने देखा। इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे शब्द फ्लड वॉच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा से संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो देखिए, शिक्षा से संबंधित नहीं है बल्कि किससे है, ये बाढ़ से संबंधित है। दूसरा, इस ऐप में पठनी और ऑडियो प्रसारण में सूचना प्राप्त होती है जो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होती है। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भी क्या है, ये गलत है। ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो पहले हमने बताया कि ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या है कि एक ही स्टेटमेंट सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है, तो 2 कथन इसमें सही नहीं है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है ये कह रहा है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट आई थी और ये सुर्खियों में बनी हुई थी। क्या था, तो जो अर्थ एक्शन है उसी के द्वारा कह सकते हैं कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जारी की गई थी। आखिर अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें ये कहा गया था इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत ने वर्ष 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डे के लगभग 157 दिनों में, इतने डेज में 16.7 दिन का योगदान दिया था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि आखिर जो प्लास्टिक ओवरशूट डे होता है इसके कहने का मीनिंग क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी उपयोग की जा रही है आखिर ये है क्या। तो जो उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा है, जब वो मौजूदा प्रभावी ढंग से जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, या कह सकते हैं कि जो प्रभावी ढंग से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है उस क्षमता से अधिक हो जाए, तो इस स्थिति को क्या है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक तरीका है जो इसके द्वारा क्या है कि ये बताया जाता है कि वर्तमान में जो उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट है उसकी मात्रा क्या है और अपशिष्ट प्रबंधन जो प्रणाली है उसकी क्षमता क्या है। इन दोनों के बीच में एक अनुपात को ये क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। और ये किसी भी देश के कुप्रबंधन या अपशिष्ट सूचकांक पर क्या होता है, बेस्ड होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये निकाला जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में कुप्रबंधित अपशिष्ट से संबंधित बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। इसमें अगर बात करें जो मुख्य बात है कि आखिर भारत में इसके पीछे कारण क्या है, तो भारत में जो भी एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का जो सैनिटरी लैंडफिल है और जो डंप साइट्स है, इसमें क्या है कि निपटारे को लेकर बड़ा एक कंसर्न है, एक चिंता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में अपशिष्ट स्पंज का एक तरह से क्या हो गया है, एक पार्ट बन गया है। यानी कि ऐसा देश जहां बड़े स्तर पे प्लास्टिक की जो खपत है वो कम तो है, लेकिन प्लास्टिक से होने वाला जो प्रदूषण है वो उच्च स्तर पे होता है। इसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति जो वार्षिक खपत है वो क्या है कि विश्व में वो सबसे कम है। वो कितनी है, 5.3 किलोग्राम है। और जो वैश्विक स्तर है वो क्या है, 20.9 है, यानी 20.9 किलोग्राम है। और अगर बात करें कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये महत्वपूर्ण है, भारत का 4था स्थान है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी में अगर बात करें कि प्लास्टिक जो अपशिष्ट है इससे संबंधित कौन से सिफारिशें जारी की गई हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि जो संधारणी विकल्प है उसको पहले से बढ़ाया जाए, गैर जो चक्रीय प्लास्टिक है इसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाए, कम किया जाए, समाप्त किया जाए। तीसरी बात, अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इसमें क्या है कि इनको प्रमोट करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। और इसमें अगर बात करें कि भारत के द्वारा इस तरह के जो प्लास्टिक अपशिष्ट हैं, जो वेस्ट हैं, उससे संबंधी अगर कोई पहल उठाई गई है तो उनमें अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर के रूप में क्या है, चिन्हित किया गया है। और इसमें क्या है कि मिशन लाइफ फॉर इन्वायरमेंट जैसे इनिशिएटिव भी प्रारंभ किए गए। तो ये हमने देख लिया। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है।
पहला, ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डे के 157 दिनों में 16.7 दिन का योगदान दिया है। तो देखिए, पहला जो है ये क्या है कि अर्थ एक्शन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और दूसरा क्या है कि ये कथन सही है। तो ये दोनों दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही नहीं कथन का चयन। देखिए, इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है कि केवल एक कथन ही आपका, यानी 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये है एक घोषणा। कौन सी घोषणा? तो उसका नाम है बेलेम घोषणा। ये जो लोकेशन है, ये क्या है, जो नाम है बेलेम, ये क्या है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आप जब साउथ अमेरिका में जाएंगे तो वहीं पर देखने को मिलेगा। जो ब्राज़ील देश है, जो ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका का जो देश है, वहीं पर ये बेलेम देखने को मिलेगा। इसकी अगर बात करें कि आखिर ये चर्चा में क्यों था, तो 9 अगस्त 2023 को अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों के द्वारा एक घोषणा या घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया। पहले ही बताया कि जो बेलेम है ये ब्राज़ील का एक सिटी है। अगर बात करें कि ये जो घोषणा पत्र है इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, तो इस घोषणा पत्र में निर्णय प्रक्रिया में देशज लोगों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने की बात कही गई है। और यही नहीं, सदस्य देशों ने निर्वनीकरण के विरुद्ध अमेजन गठबंधन शुरू करने के प्रति अपनी क्या है, जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हालांकि ये अलग बात है कि अमेजन जो वर्षा वन है इसकी सुरक्षा के लक्ष्य पर सहमति अभी तक इन देशों के बीच में बन नहीं पाई है। तो क्या है कि एक तरह से प्रतिबद्धता तो जाहिर की गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से क्या है कि यहाँ के जो अमेजन वन है उन पर सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अमेजन सहयोग संधि संगठन है, इस पर अगर एक नज़र डालें तो मूल रूप से क्या है कि यह एक अंतर सरकारी और सामाजिक पर्यावरणीय क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अमेजन सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करके क्या किया गया है, गठन किया गया है। मूल रूप से अगर इसके एम की बात करें तो जो अमेजन बेसिन है, यहाँ पर सस्टेनेबल कह सकते हैं डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से क्या है कि ये निर्मित किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसमें अगर बात करें कि आखिर कौन से देश इसके मुख्य रूप से सदस्य हैं, तो इसमें अगर आएंगे सदस्य देशों की बात करें तो बहुत सारे देश हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो जो बोलीविया है, इसके जो देश हैं बोलीविया के अलावा कौन से इसके सहयोगी देश हैं, तो ब्राज़ील है, बोलीविया, ब्राज़ील। इसके अलावा अगर जाएंगे तो कोलंबिया भी क्या है, इसका सदस्य है। कोलंबिया के साथ क्या है, इक्वाडोर भी इसका सदस्य है। इसके अलावा अगर जाएंगे तो गुयाना, यहाँ पर आपको क्या गुयाना देखने को मिलेगा, सूरीनाम देखने को मिलेगा, ये भी इसके सदस्य हैं। पेरू सदस्य है, बोलीविया सदस्य है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो वेनेजुएला जो है वो भी इसका सदस्य है। तो ये सारे जो देश हैं ये क्या है कि इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कोलंबिया, रूस, गुयाना, वेनेजुएला, कांगो गणराज्य। फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देश नहीं है। तो देखिए, जो सदस्य देश हैं अगर उनकी हम बात करें तो पहला जो है वो बोलीविया है। तो इसमें क्या है कि बोलीविया है, बोलीविया के अलावा ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुयाना है, पेरू है, सूरीनाम है, वेनेजुएला है। लेकिन इसमें क्या है कि कहीं से भी क्या है कि रूस का नाम नहीं आया है, न ही कांगो गणराज्य का नाम आया। तो ये क्या है कि जो 2 और 5 है वो इसके सदस्य नहीं, यानी कि रूस और कांगो जो गणराज्य है इसके सदस्य देश नहीं है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर होगा आपका वो बी होगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये कह रहा है इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2023। ये क्या है कि भारत में जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उन पर एक रिपोर्ट जारी की गई। अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये क्या है कि भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है और जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, इसके द्वारा भारत के पक्षियों की स्थिति वर्तमान में क्या स्टेटस है, इसके आधार पर क्या है कि भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 के शीर्षक के नाम से क्या है कि एक रिपोर्ट जारी की गई। अगर इस रिपोर्ट की माने या इसमें जो डेटा दिए गए हैं उसको हम देखें तो इस रिपोर्ट में भारत की प्रमुख पक्षी प्रजातियों के वितरण यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो संरक्षण है,
उसकी स्थिति का आकलन किया गया है। इसमें क्या है कि भारत की जो प्रमुख जो पक्षी प्रजातियां हैं उनकी जो संख्या है, उनकी जो आबादी है, उनमें खासकर वृद्धि देखने को मिली है। इसमें भी जो प्रमुख पक्षी हैं जैसे भारतीय जो मोर है, रॉक पिजन है, एशियाई जो कोयल है या जो सामान्य कौवे हैं, इनकी संख्या, इनकी आबादी खासकर बढ़ते हुए इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है। और यही नहीं, एक दो और आंकड़े दिए गए हैं कि रिपोर्ट के अनुसार लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय जो पक्षी हैं, इनकी संख्या में लगभग 80% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। इनमें अगर बात करें कि जो विभिन्न पक्षी प्रजातियां हैं, इनकी संख्या में जो गिरावट देखी जा रही है, इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, उसमें जो प्रमुख कारण बताए गए हैं कि जो व्यावसायिक मोनोकल्चर, जो फॉरेस्ट्री है, बागवानी है, उसको कारण बनाया गया है। नगरीकरण की जो तीव्र प्रक्रिया है उसको कारण माना जा रहा है। आधारभूत अवसंरचनाओं का जो विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, ये सारे कारण क्या है कि पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी के कारण माने गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्राणी सर्वेक्षण जो कह सकते हैं कि निकाय है, जो संस्था है, अगर इसके स्थापना की बात करें कि कब की गई थी, तो ये वर्ष 1916 में की गई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा जो दूसरा संस्था है भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है, यानी उत्तराखंड राज्य में है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। दूसरा कथन क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा एशियाई कोयल की आबादी में वृद्धि देखी गई थी। देखिए, फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य नहीं है, यानी कि कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो ये प्रश्न हमने देखा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है थारोसारस इंडिकस। ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? अगर इसके चर्चा के पीछे की बात करें तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसके द्वारा अपने देश का जो राजस्थान का या राजस्थान जो राज्य है, यहाँ के जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसलमेर बेसिन में डायनासोर के सबसे पुराने क्या है, जीवाश्म पाए गए हैं। और इस कारण से क्या है कि ये सुर्खियों में बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो खोजकर्ता के बारे में, तो इसकी जो खोज है वो भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, यानी जो IIT है रुड़की में जो स्थित है, और जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के जो वैज्ञानिक है उन्होंने मिलकर किया है। इसमें क्या है कि इसका जो नाम रखा गया है थारोसारस इंडिकस, ये क्या है कि ये जो थार डेजर्ट है उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डाइक्रायोसारिड डायनासोर था। इसका जो जीवाश्म है ये काफ़ी पुराना है, ये लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराना है। इस कारण से क्या है कि ये सुर्खियों में बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो थारोसारस इंडिकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में खोजा गया डायनासोर का सबसे पुराना जीवाश्म है। दूसरा कथन है, इसकी खोज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। यह लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डाइक्रायोसारिड डायनासोर है। चौथा स्टेटमेंट है, डाइक्रायोसारिड डायनासोर के जीवाश्म केवल भारत में पाए गए हैं। तो देखिए, ऐसा कोई इस रिपोर्ट्स में ये नहीं कहा गया है कि केवल भारत में पाए गए हैं। इसके अलावा ये जो तीनों कथन है वो क्या है, सही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या है कि केवल एक ही कथन क्या है, वो सही नहीं है, यानी चौथा कथन क्या है, असत्य है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो फुजीवारा इफेक्ट, ये खासकर न्यूज में था। क्यों में था?
तो न्यूज़ के पीछे जो कारण है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसी के पश्चिमी तट पे एक हिलेरी तूफान देखा गया, जिसमें क्या है कि ये फुजीवारा प्रभाव की घटना देखने को मिली। अगर बात करें कि आखिर ये जो इफेक्ट है फुजीवारा, ये है क्या, तो ये कहने का इसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो जब किसी भी सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं, जो अलग अलग चक्रवात हैं, जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके आपस में जो साझा उनका सेंटर होता है, उसके चारों ओर वो तीव्र गति से क्या करने लगते हैं, घूमना प्रारंभ कर देते हैं। और इन चक्रवातों के बीच में जो घूमने की ये अंतःक्रिया होती है, इसी इफेक्ट को फुजीवारा इफेक्ट कहा जाता है। तो ये इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे चित्र में अगर हम देखें तो ये इस इफेक्ट को दिखाया गया है कि दो सेम डायरेक्शन में जो साइक्लोन है, ये क्या है कि जब पास आते हैं तो उनके जो कंबाइन सेंटर होते हैं उसके चारों ओर क्या करने लगते हैं, ये घूमने लगते हैं। और इस प्रकार की जो इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है, उसे ही फुजीवारा इफेक्ट कहा जाता है। इनकी अगर बात करें विशेषताओं की, तो दो चक्रवातों की जो गति है वो तीव्र है, तो वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि एक बड़े साइक्लोन का निर्माण हो जाता है। और इससे क्या है कि तटीय समुद्र पर व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे क्या होती है, क्षति देखने को मिलती है। और इस प्रकार के चक्रवातों के विलय को अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार कहाँ देखा गया, तो वर्ष 1964 में प्रशांत महासागर में ऐसी घटना देखने को मिली थी। अगर हम बात करें कि आखिर जो फुजीवारा प्रभाव है, इसकी पहचान सबसे पहले कब की गई थी, तो वर्ष 1921 में जापान के सुकुहेई जो फुजीवारा है उसी ने की थी। इस कारण से क्या है कि इनके नाम पर ही इस इफेक्ट का नाम रखा गया है। तो ये चर्चा में था, इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा फुजीवारा प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह दो हरिकेन या चक्रवात के बीच की अंतःक्रिया की स्थिति है। ये सही है। फुजीवारा प्रभाव से तटीय समुद्र पर व्यापक विनाश की संभावनाएं रहती हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, तो देखिए दोनों ही कथन क्या है, ये सही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है मिथाइलो 2 बीमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो मूल रूप से क्या है, ये एक जीवाणु का स्ट्रेन है। ये सुर्खियों में क्यों था, तो एक स्टडी के अनुसार ये जो मिथाइलो 2 बीमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस है, ये लैंडफिल साइट्स, धान के खेतों, तेल व गैस के कुओं जैसे प्रमुख जो उत्सर्जन स्थल हैं, वहाँ से क्या है कि ये मीथेन को कम करने में सक्षम है। इस कारण से क्या है कि इसकी चर्चा होने लगी कि जहाँ से मीथेन जैसे जो हानिकारक गैस है उसके प्रभाव को कम करने में क्या हो सकता है, ये मदद कर सकता है। अगर इस स्ट्रेन की बात करें तो यह क्या है कि यह एक मिथेनोट्रॉप जीवाणु स्ट्रेन है। यह मीथेन भक्षी है, सूक्ष्मजीव अर्थात मीथेन खाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जिसे मिथेनोट्रॉप्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या है कि इस बैक्टीरिया की विशेषता है। इसके अलावा यह मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है और मीथेन उत्सर्जन के जो प्रभाव हैं उनको कम कर देता है। तो इस कारण से क्या है कि ये जो बैक्टीरिया स्ट्रेन है ये सुर्खियों में बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि इस स्टडी से संबंधित भी कुछ बातें कही गई हैं। जैसे इस बैक्टीरिया का उपयोग कर क्या है कि वायुमंडल में वर्ष 2050 तक 240 मिलियन टन मीथेन जो उत्सर्जन होने की संभावना है उसको रोका जा सकता है। इस बैक्टीरिया के द्वारा मीथेन का उपयोग करने के पश्चात बायोमास का उत्पादन किया जा सकता है और बायोमास का उपयोग करके क्या है कि जलीय कृषि में खाद्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इस कारण से कहा जा रहा है कि ये जो बैक्टीरिया स्ट्रेन है इसका काफ़ी महत्व है, जिसके अंतर्गत बायोमास, इसके अंतर्गत क्या है कि खाद का बड़े स्तर पे भी उत्पादन किया जा सकता है। जो हानिकारक मीथेन गैस है उसका उत्पादन भी कम किया जा सकता है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मिथाइलो 2 बीमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस, इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक मिथेनोट्रॉप जीवाणु स्ट्रेन है। ये सही है। इसे मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया भी कहा जाता है।
और यह मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करके मीथेन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करता है। तो देखिए तीनों कथन सही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या है कि तीनों कथन ही सही हैं। तो जो सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जो पिछले वर्ष यानी कि अगस्त माह में वर्ष 2023 में जो पर्यावरण भूगोल से संबंधित जो भी टॉपिक सुर्खियों में थे उन पर हमने बात की। इसके अगले एपिसोड में हम सितंबर माह के अंतर्गत जो भी भूगोल पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक सुर्खियों में हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।